हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को। जिद हो ऐसी कि आंधी में भी दिया जला दे। जिद हो ऐसी कि अपने संघर्ष को अपनी मंजिल से मिला दे। जी हाँ, जिद हो ऐसी कि आंधी में भी दिया जला दे। ये बात आपको सुन करके थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा जिले के कैथोरा गांव के रहवासी हैं विक्रम सिंह। उन्होंने करके दिखाया। वर्ष 2013 में उनके पिता का शांत हो जाना उनके लिए एक तूफान की भांति था। ये तूफान शांत हुआ ही नहीं था कि 2016 में उनके पिता, उनके तुल्य जो चाचा हैं, उनका शांत हो जाना उनके लिए सुनामी से कम नहीं था। लेकिन इसके इसके बावजूद उन्होंने इस सुनामी में हार नहीं मानी और वर्ष 2022 में यूपीएससी के द्वारा आयोजित आईईएस यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में ऑल इंडिया रैंक 63 हासिल की। आज हमारे साथ वही मौजूद हैं विक्रम सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज बुंदेलखंड में। आपके साथ हिमांक और कैमरे के पीछे है मेरे साथी आशीष अग्निहोत्री। आज के विशेष बातचीत के दौर में हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम सिंह, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। अब आगे की बात उनसे जानते हैं कि कैसे अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं विक्रम सिंह। उनसे उन्हीं की जुबानी पूछेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन महोबा न्यूज टीम की तरफ से। Thank you very much for inviting me for the detailed interview. I'm really grateful to Mahoba News. कैसा आपको फील हो रहा है कि अब आप ऑल इंडिया रैंक 63 हासिल करी है आईईएस में, और इंडिया का टॉपेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है इसको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरी फैमिली में भी बहुत खुशियाँ हैं, मेरे दोस्तों में भी बहुत खुशियाँ हैं। वो लोग बहुत खुश हैं। मेरे से ज़्यादा ड्रीम उन लोगों का था। उन लोगों ने अपनी अपनी नज़रों से मुझे वो देखना चाहते थे एक न एक दिन कि मैं आईएएस बनूं। जब भी मेरा एग्ज़ाम ख़राब होता था या मेरा इंटरव्यू के बाद नहीं होता था, तो उस टाइम पर वो लोग मुझे हौसला अफजाई करते थे, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लिखेंगे, दोबारा जीतेंगे। मैं भी उनको यही बोलता था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कितनी बार किस्मत ख़राब रहेगी, एक न एक दिन तो अपन इसको निकालेंगे ही। सही बात है, एक ना एक दिन तो जीत मिलेगी ही मिलेगी। कैसे ये शुरू होता है सफर कि आप एक गांव से बिलोंग करते थे, बड़े छोटे से गांव से, और फिर आपने इंडिया के टॉपेस्ट एग्जाम की तरफ पहुंचे? कैसे शुरू हुआ ये सफर? मेरा जो स्कूली एजुकेशन हुआ है वो प्राइमरी स्कूल से हुआ है, जहाँ मैंने 1 से 5 तक की पढ़ाई की। बाकी मेरा 6 to 8 पूर्व माध्यमिक विद्यालय से हुआ है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल है। इसके बाद 9 to 12 मैंने जीआरबी इंटर कॉलेज आर्ट्स से किया। उसी दौरान जब मैं 12th में था, मेरे पापा जी बीमार हो गए। उसी दौरान मेरे को कोटा भी जाना था तैयारी करने के लिए। उसमें मैं घर में सब लोगों ने बोला, कुछ लोगों का ओपिनियन था कि मैं कोटा जाऊं, कुछ लोग बोल रहे थे कि ना जाओ। तो बाकी मेरे एक और चाचा हैं, रमेश चाचा हैं, जो अभी अभी जो वर्तमान में फैमिली में सबसे बड़े हैं। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोटा जाओ और तुम तैयारी करो, जो होगा बाकी सब देखा जाएगा। वो मुझे कोटा भी छोड़ने गए। 26 जून का वो दिन था, बहुत बारिश हो रही थी। हम लोग दोनों लोग कैश लिए थे, क्योंकि कोटा में कैश पेमेंट करना पड़ता है वहाँ पर। सही बात है। और सारा कुछ लेके जाना था कोटा। तो बस पापा बीमार थे और एक ही बात उन्होंने कहा था मेरे से कि बस अब जाना तो एक बहुत बड़ा अधिकारी बन के आना। उनको पता नहीं था कि कोटा में कोई अधिकारी नहीं बनता। वहाँ पर सब लोग एक एग्ज़ाम की तैयारी करने जाते हैं। वो एग्ज़ाम निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। लेकिन ये मैंने कहानी नहीं बताई थी घर वालों को कोई कि मैं कोटा जाऊँगा तो मेरा वो जेई मेंस निकलेगा या जेई एडवांस निकलेगा या नहीं निकलेगा, मेरे को इसमें वहाँ पर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस मैंने ये बोला था एक बार कोटा भेज दो, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मुझे अपने ऊपर बिलीव था कि मैं यदि कोटा पहुँच गया तो मैं कोई ना कोई तो अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल ही जाएगा मेरे को। 12th के साथ भी मैंने इंजीनियरिंग जो जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है वो लिखा था, उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स थे। उसके थ्रू मुझे कोई ना कोई एनआईटी मिल जाता, लेकिन मैं लेना नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि एक अच्छा सा मिले जो अच्छी रेपुटेशन वाला हो। इसके बाद फिर मैंने अपना 4 साल का बीटेक किया, जो कि मेरा कॉलेज था मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। वहाँ से मैंने अपना पूरा ग्रेजुएशन किया। वहाँ पर भी मेरे को बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले। मेरे जो रूममेट्स भी थे उसमें, तो वो मेरे क्लासमेट्स भी थे जो 11th 12th
से लेके पूरा बीटेक उन्हीं के साथ मैंने किया। उसमें से धीरेन्द्र है, हेमंत है, नरेंद्र है, प्रीतम भी है। ये 4 लोग ऐसे थे कि जिनने मेरी जो जर्नी है वो बहुत करीब से देखी है। मैं उनका सबका विजन क्लियर था, किसको क्या करना है, किसको प्लेसमेंट लेना है, किसको नहीं लेना है। मेरा बस ये था कि मैं पहले, मेरा 3rd ईयर तक प्लान था कि कोई प्लेसमेंट लेके एक अच्छी सी नौकरी कर लूँगा। लेकिन 3rd ईयर के बाद मैंने अपना प्लान स्विच किया कि नहीं, मैं शायद इस नौकरी के लिए नहीं बना हूँ, बाकी मैं प्लेसमेंट के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो एक नया करना है। मैंने इन चारों लोगों के लिए चारों लोगों के सामने अपना प्लान प्रपोज्ड किया कि मुझे इंजीनियरिंग सर्विस, हाँ, यस, आई वांट टू गो फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। एक्चुअली हम चारों लोगों को पता नहीं था कि एग्जाम होता क्या है। अच्छा। हाँ, ना हमने कभी सुना भी नहीं था कि एक यूपीएससी एग्जाम कराती है और जिसमें आईईएस भी बनते हैं, जो कि ग्रेड ए ऑफिसर होते हैं। तो बाकी सब लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। मैंने उनको बोला कि मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठूंगा। उन्होंने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि नहीं, तुम्हें बैठना चाहिए। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लेसमेंट मत लो, जो भी सपोर्ट होगा हम लोग करेंगे, बाकी लोग। इसके बाद फिर मैं दिल्ली गया तैयारी करने के लिए। वहाँ पर भी हम लोग साथ में ही रहे, धीरेन्द्र, हेमंत, मैं, कुलदीप भी थे साथ में, अंकुर भी थे। इसके बाद में उदय भी आए वहाँ पर। तो ये सारे लोग रहे वहाँ पर। मेरा 2019 में पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में भी 2020 में मैं इंटरव्यू तक गया, दोनों में 1920 में। 2021 में मेरा मेंस भी नहीं हुआ। उस टाइम मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरे को लग रहा था कि क्योंकि घर का कंडीशन भी उतना सही नहीं था, सही था, लेकिन मैं घर वालों से एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, रिवील नहीं कर सकते हो हाँ, कि मैं करना क्या चाहता हूँ। सही बात है। वो ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कुछ ज़्यादा कुछ चाचा को बोल देता तो वो सब कुछ सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, और वो उन्होंने किया भी है। लेकिन मैं उनसे अब ज़्यादा परेशान नहीं करना चाह रहा था कि मन में ये लगता था कि चलो उनको क्या समझाएं, उनको ये पूरी टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको मैं समझा भी नहीं पा रहा था कि ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज होता क्या है और इसमें क्या क्या होता है। तो बस मैंने 2021 में बस थोड़ा सा इमोशनल भी हुआ उस टाइम पर। बाकी सारे लोगों ने भी सपोर्ट किया। मेरा एक भाई भी है, मामा का लड़का है, जो यदि मैं 2 बजे रात में आ गया रात, और मैंने उसको फ़ोन कर दिया कि मैं आ गया रात, तो उसने कभी ये नहीं सोचा कि सर्दी के 2 बजे हैं या गर्मी के। उसका नाम संदीप है, उसका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, जिसको मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उसका भी शायद यदि वो नहीं होता तो मैं लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जब 2021 में मेरा नहीं हुआ तो वहाँ मैं हेमंत को, मेरा जो एक हेमंत दोस्त है, उससे मैं बहुत सारी चीज़ें ओपनली डिस्कस कर लेता था। और एक प्रीतम भी है, जिससे मैं ये 2 लोग थे जिनसे मैं बहुत वाइडली डिस्कस करता था चीज़ों को। और धीरेन्द्र का सपोर्ट रहता था कि तेरे को जो करना है तू कर, बाकी मैं कोई दिक्कत नहीं पड़ने दूंगा। अच्छा। तो बाकी ऐसे ऐसे दोस्त थे, नरेंद्र भी था। ये इन लोगों का था कि तुमको जो करना है तुम चूज कर लो। लेकिन यदि मैं ज़्यादा अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करता था तो हेमंत और प्रीतम के साथ करता था। तो उस टाइम पर प्रीतम दूसरी जगह जॉब करता था, तो वहाँ पर उससे तो मैं जब भी बोल दूँ कि थोड़ा सा डिमोटिवेट हूँ, तो वो वहाँ से आके कहीं पार्क में मिलेगा या कहीं कोई ऐसी जगह मिलेगा जो कि घूमने लायक हो, तो दिन भर घूमते थे, थोड़ी बहुत बातें भी करते थे, पढ़ाई से बाहर भी बातें करते थे। चलो थोड़ा सा एक दिन का ऑफ हो जाता था, मूड तो फ्रेश। हाँ, तो 2021 में जब थोड़ा सा ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ तो एक दिन हेमंत को लेके गया, बाहर पार्क था बगल में ही, तो वहाँ बस ऐसे ही बैठे थे। तो मैंने हेमंत को बोला क्या करना चाहिए। अ, ये 2 अटेम्प्ट्स हो गए मेरे, जहाँ तक मैं इंटरव्यू राउंड से बाहर हो गया। तीसरा ये हो गया कि मैं इंटरव्यू तक भी नहीं गया। तो फिर मेरा प्री भर निकला, मेंस नहीं निकला। तो हेमंत बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो एमटेक कर रहा था उस टाइम पर आईआईटी बीएचयू से। अच्छा। आईआईटी बीएचयू से एमटेक करना भी एक आसान बात नहीं है। सही बात है। उसका फर्स्ट ईयर रनिंग था और सेकेंड ईयर में उसको जाना था। वो भी मई और जून का मई के आसपास का टाइम था। तो वो बोला कि मैं अपना एमटेक छोड़े दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ, उसने मेरे को यही शब्द बोले कि मैं एमटेक छोड़े दे रहा हूँ और किसी
कोचिंग में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, अच्छा, और कमी नहीं पढ़ने दूंगा। मतलब इतने ज्यादा तक आपको सपोर्ट करते थे हाँ। आपके दोस्त? तो उन्होंने बोला कि मैं, तुम बोलो तो मैं आज एमटेक छोड़ दूंगा और जाके किसी कोचिंग में पढ़ाऊंगा और ठीक ठाक वहाँ पैसा मिलेगा, और उससे तुम पढ़ना, लेकिन कभी ये मत सोचना कि मुझे ये नहीं करना है। तो ये चीज़ें थी कि फिर मैंने ये ड्रीम बनाया कि ये मेरा ड्रीम नहीं है अब, मेरे दोस्तों का, ये मेरे घर का, दोस्तों का, मेरी माँ फैमिली का, जो मेरे फैमिली में हैं, मेरे चाचा चाची हैं, और मेरे जो छोटे छोटे भाई हैं, मामा मामी हैं, इन लोगों ने हमेशा सोचा कि अब मुझे लगा कि इनका ड्रीम है, अब मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ करना है। तो उसमें फिर मैंने 2022 का अटेम्प्ट लिखा। उसमें मेरी थोड़ी सी स्ट्रेटजी अलग थी। क्या थी वो स्ट्रेटजी? वो क्या था कि मैंने सोचा था कि लास्ट के 15 दिन पढ़ूंगा प्रीलिम्स के लिए, अच्छा। क्योंकि इतना पढ़ चुका था, सारी चीज़ें सैचुरेटेड हो चुकी थी। तो ऐसा तो था नहीं कि यदि मैं 10 दिन नहीं पढ़ूंगा तो मेरे को चीज़ें भूल जाएंगी। उसी टाइम पर क्या हुआ कि जो धीरेन्द्र रहता था मेरे साथ, उसका थोड़ा सा बीमार भी हो गया, वो अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो गया, अच्छा। तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ा। 16 फेब को उसका ऑपरेशन था, 20 फेब को मेरा प्रीलिम्स था, 15 टू 18 फेब मैं वहीं रहा हॉस्पिटल में। और उसी के बगल में फिर मैंने जब मेरा 17 फेब को शाम को हम लोग आए, उसका सब कुछ सही चल रहा था, तो वो बोला कि अब जा 2 दिन तो पढ़ ही ले, एग्जाम भी है 20 को। तो बाकी वहाँ हेमंत भी था, हेमंत भी आ गया था तब तक, बाकी नरेंद्र, प्रीतम, बाकी सब लोग आ गए थे, कुलदीप भी है, कुलदीप भी रहता था वहीं पर। उसने भी बहुत ही, जब भी मैं डाउन जाता था तो वो मुझे बाहर लेके जाता था, वो भी बातें करता था कुछ ना कुछ कि चलो ये कर, तुम करो, यहाँ गड़बड़ हुआ है, इसको अब सुधारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैं वहीं बगल में एक मैंने होटल लिया 2 दिन के लिए, 18 और 19 के लिए। तो मैं वहाँ बस रह रहा था कि नींद ले लूँ, बाकी मेरा दिमाग तो हॉस्पिटल में ही था, दोस्त के लिए कि ये सही हो जाना चाहिए। मैं ये भी सोच रहा था कि यदि मेरे इस बार प्रीलिम्स भी नहीं होगा तो मुझे गम नहीं होगा, क्योंकि पहले इसका खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खड़ा हुआ हो जाएगा तो मैं 2023 का भी लिखूंगा एग्ज़ाम, क्योंकि एक साल में मेरा कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला है नहीं। तो फिर मैं गया, प्रीलिम्स देने गया, प्रीलिम्स में मेरा ठीक ठाक हो गया। इसके बाद मेंस में भी मैंने उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि जो मैंने बाकी अटेम्प्ट्स में पढ़ा, क्योंकि उसमें बाकी अटेम्प्ट्स में बहुत ज़्यादा पढ़ता था, तो उससे मेरे को एक ज़्यादा प्रेशर भी बिल्डअप होता था कि अब ये ज़्यादा हो गया, यहाँ ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो उन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, और मैंने पैचेस में पढ़ना चालू किया। ये ख़त्म हो गया, इसके बाद 10 दिन का ब्रेक ले लिया, 10 दिन नहीं पढ़ूंगा। तो मेरे जो दोस्त थे वो बहुत परेशान रहते थे कि इसने छोड़ दिया, स्ट्रेटजी बिल्कुल इसने चेंज हो गई सब है। चेंज कर दिया, ये पढ़ता भी नहीं है। सब नाराज रहते थे, इवन हेमंत और धीरेन्द्र, ये सब नाराज रहते थे। प्रीतम का भी उसको भी पता चलता था तो उसका भी फोन आता था कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। शिवम है एक, वो भी एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसका भी एक दिन फोन आया, तो वो बोला कि कम से कम हमारी जब भी बात होती थी तो 1 आध घंटे होती थी। उसने भी बोला कि हमें पता चला कि इस बार तुम थोड़ा सा पढ़ नहीं रहे हो। तो मैंने अभी उसको, मेरे पास कुछ बताने के लिए था नहीं, बस मैं उसको भी बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी ट्राई कर रहे हैं, हो जाएगा। बस ये बिलीव था कि इस बार स्ट्रेटजी अलग करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ पे जाएंगे, क्योंकि बहुत पढ़ लिया और बार बार चीज़ें गलत हो रही थी, तो उनको सुधारेंगे। बस यही था कि जो पिछले 3 अटेम्प्ट्स में गलतियां की मेंस में, वो दोबारा नहीं दोहरानी है। क्या थी वो गलतियाँ? वो गलतियां थी कि यदि कोई क्वेश्चन में फंस गया तो वहाँ मैंने 20-30 मिनट वेस्ट कर देता था, टाइम वेस्ट था, जो कि टाइम को मैनेज नहीं कर जो कि पाया। टाइम नहीं मैनेज कर पाता था। बाकी जो इजी क्वेश्चंस रहते थे उनको मैं फिगर आउट नहीं कर पाता था, तो उस चक्कर में मेरा काफ़ी गड़बड़ हो जाता था। तो फिर मैंने 2022 में सिर्फ 8 जून की एक चीज़ है, वो एक मेरा पर्सनल मैटर है, उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन 8 जून 2022 बहुत स्पेशल है मेरे लिए, वो शायद कभी नहीं भूलूंगा। और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि जो मेंस लिखूंगा इसमें मुझे एक ही सीट चाहिए, बाकी सीटें कहीं भी जाएं, वो एक सीट मेरी कहीं नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यदि उससे बहुत उम्मीदें थी
मुझे नहीं थी, मेरे जो लव्ड वंस हैं उनको थी। वो मुझे देखना चाहते थे एज ए IAS ऑफिसर। तो 2000 आपने पूरा किया। हाँ, तो 2000 मैंने मेंस लिखा, मेंस अच्छा गया। इंटरव्यू के लिए भी मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, 1-2 दिन पढ़ा। वहाँ मेडी जी गया मॉक इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पर जो बालेन सर थे उनने मेरे को काफ़ी सजेशंस दिए कि ये करना है वो करना है। मैं उनकी चीज़ों को देखा, उन चीज़ों प्रैक्टिस किया। मॉक इंटरव्यू देने जाता था तो सब लोग यही बोलते थे इस बार अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अभी कल ही मार्क्स आए हैं, तो उसमें मेरे को 140 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 200। अच्छा, मॉक इंटरव्यू में? नहीं, मेन इंटरव्यू में, मेंस यूपीएससी में, के ओके में। ओके जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है उसमें 140 मार्क्स मिले हैं। ओके। 2019 में 104 मिले थे, 2020 में 110 मिले थे। इस बार मेरा इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। बाकी प्रीलिम्स और मेंस का भी मार्क्स नहीं आया है, तो उसका एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। और आफ्टर ऑल यू सिक्योर 63rd रैंक इन होल ओवर द इंडिया, यस, यही सही है। बस यस, यस, मार्क्स से क्या है, सिर्फ रैंक से बस मैटर बस करता है। बस। आपने जो अपने दोस्तों की, नरेंद्र, हेमंत और धीरेन्द्र, धीरेन्द्र, इन सबकी प्रीतम। कहानियां बताई, तो मैं बता दूं कि मेरे साथ भी एक सीनियर रहा करते थे दिल्ली में। उनका नाम प्रशांत सिंह था, है अभी भी। तो प्रशांत सिंह भैया हम कहते थे उनको। तो प्रशांत सिंह भैया के एक दोस्त थे अमितांशु शुक्ला। वो इतने हेल्पिंग नेचर थे उनके लिए कि वो एक बार इतने स्थिति बिगड़ गई थी कि शायद उनका बचना मुश्किल था। लेकिन जिस तरीके से आपने अपने दोस्त के साथ रात भर और एग्ज़ाम के टाइम अपना टाइम दिया, ऐसे ही उनके दोस्त अमितांशु शुक्ला जो थे उन्होंने भी मदद की। आपने एक वर्ड बीच में बोला था, मैं उस वर्ड की तरफ आता हूँ, बिलीव करके बोला था आपने, कि आपको बिलीव था कि आप कोई ना कोई अच्छा एग्ज़ाम क्रैक, मतलब कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुँच ही जाएंगे, कोई ना कोई अच्छे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या IITs में पहुँच जाएंगे। तो उस दौरान आपके पिताजी की भी तबीयत बिगड़ी, जैसा हमें ज्ञात है। 2013 के समथिंग की बात थी ये। तो जब पिताजी की तबीयत बिगड़ी और आफ्टर ऑल पिताजी का शांत हो जाना, वो समय आपने कैसे अपने आप को उभारा? उस टाइम पर मैं दोस्तों से तो ज़्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि मोबाइल्स का भी, क्योंकि 2013 में कोटा गया, कीपैड मोबाइल्स थे, बहुत सारों के नंबर्स भी नहीं थे। तो मेरा एक रूममेट था सुनील, वो भी अभी जेल वार्डन है। अच्छा। तो वहाँ कौशाम्बी में है, उससे भी मेरी कंटिन्यूस बात होती थी। एक धीरेन्द्र था बापुर का, दूसरा धीरेन्द्र है, वो भी साथ में रहता था, राजेश गुप्ता भी थे। इन चारों से मेरी वहाँ बात होती थी, ये मेरे को मोटिवेट करते थे। और दो उस दौरान जो दो टीचर थे, एक एक जिन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई थी, वो शरद सर हैं, शरद अग्रवाल, वो राट के हैं। और दूसरे मनोज कुमार साहू हैं, जो महोबा के हैं, जिन्होंने मेरी बेसिक शिक्षा पे ध्यान दिया है। इन दोनों ने ही मेरे को भरपूर तरीके से मोटिवेट किया, कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मेरे घर में कोई दिक्कत है। बाद में तो एक वाक्य ऐसा भी आया, मार्च में मेरा काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। वो तो पीक टाइम होता है एग्जाम, पीक टाइम होता है एग्जाम का, और मुझे लगा कि मेरा शायद नहीं निकल पाएगा जेई मेंस। उस टाइम मैंने शरद भाई साहब को फ़ोन लगाया, तो शरद भाई साहब ने एक ही बात बोली, अपना बैग पैक करो और घर आओ। क्यों? अब मुझे नहीं पता था क्यों। मैंने बैग पैक किया और मैं राठ आ गया। उन्होंने इसलिए बैग पैक कराया कि उन्होंने अपने बच्चे की तरह, अपने छोटे भाई की तरह मुझे अपने घर में 1 महीने रखा। सिर्फ उनके यहाँ मैं कोचिंग पढ़ने जाता था इंटरमीडिएट की, जो कि हर कोई जाता है, कोई ना कोई स्टूडेंट हर टीचर के यहाँ जाता है। लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ मेरे में देखा होगा, और उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। वहाँ उनकी मम्मी भी थी, उन्होंने भी मुझे अपने बच्चे के समान पाला पोसा। 1 महीने मेरा भरपूर ध्यान दिया। मेरी पढ़ाई भी वहाँ हुई सही से। और जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, 4 बजे रात में वो जागे, सब लोग 3 बजे से जाग रहे थे। सब लोग तैयारियां की, उन्होंने पर्सनल गाड़ी की, मुझे झांसी लेवा गए। वहाँ उन्होंने चाचा को भी पहले बुला लिया, रमेश चाचा को, साथ में सब लोग झांसी गए। तो हम लोग, वो भी उन्होंने, जहाँ जहाँ मेरे को लगा कि मैं नीचे गिर रहा हूँ, वहाँ पर कोई ना कोई एक भगवान बन के लिए आया। सही बात है। वहाँ भी कोटा, जब मैं दिल्ली में भी था, वहाँ भी मेरे 2 सीनियर हैं, एक भास्कर सर हैं। उनके लिए बस मैं एक मैसेज अवे था, यदि कभी मुझे कहीं पैसे की ज़रूरत हुई घर के मैटर्स में या कुछ और, यदि मैंने भास्कर सर को कहीं भी बोला, तो उन्होंने 2 सेकंड भी नहीं लगाए, 2 सेकंड में मेरे पास पैसे आ गए।
अभी मैं कुछ 1 डेढ़ महीने से थोड़ा सा पार्ट टाइम भी कर लेता हूँ फ्रीलैंसिंग का काम। अच्छा, जब थोड़ा बहुत पैसा मैं कमाने लगा तो मैंने सर को बोला भी एक दिन देने कि को। सर, उनकी शादी थी, मैं शादी में नहीं जा पाया, उस टाइम मेरा मेंस था, अच्छा, तो मैं नहीं जा पाया उनकी शादी में। तो उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला सर पैसे वापस कर दूं। तो जो उन्होंने मुझे टर्म्स बोली तो वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो सीनियर हैं। तो उस संदर्भ में, क्योंकि सीनियर जूनियर का थोड़ा अलग ही रहता है, लेकिन बोले तू अभी रख, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, आगे का जो भी चाहिए वो मेरे को बताना। दूसरे विनोद सर भी हैं जो भी आईईएस हैं, रेलवे में हैं, अच्छा। उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। एक महेंद्र भैया भी हैं, वो भी आईईएस हैं, आईडीएससी में हैं, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। आपके पिता का जैसे सपना था 2013 में, उन्होंने कहा कि तुम एक बड़े अधिकारी बन के आना, और 9 साल बाद 2022 में आप वास्तव में ए क्लास ऑफिसर बन जाते हैं। कैसा फील हो रहा है अब? बस मैं उन्हें एक ट्रिब्यूट देना चाह रहा था। यदि यदि वो होते तो शायद मैं कुछ डिस्कस करके कोई दूसरा चीज कर लेता, लेकिन उनके साथ कमिटमेंट्स था मेरा कि मैं ग्रेड ए बनूंगा। अब ग्रेड ए इसी के थ्रू हो सकता है क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की, या तो मैं सिविल सर्विसेज लिखूं या फिर ये लिखूं। तो मुझे लगा कि इसमें मैं ज़्यादा कंफर्ट हूँ, पहले इसको देखते हैं। और मेरे जो चाचा भी जो 2016 में एक्सपायर हुए हैं, वो भी, उनका भी बहुत योगदान रहा है। उनका नाम स्वर्गीय श्री मूरत सिंह राजपूत है। उन्होंने भी बहुत मेरा सहयोग किया जहाँ बन सका। मेरे छोटे चाचा महेंद्र हैं, मेरे मामा कृपाल मामा, राम प्रकाश, ब्रजपाल, जयप्रकाश, प्रमोद, इन लोगों ने, सब ने भरपूर सहयोग किया मेरा। जो जहाँ भी जो कुछ हो सकता था वहाँ मेरे भाई बहनों ने भी बहुत सहयोग किया। आखिरी सवाल कि अब आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि अब तो आपने अचीव कर लिया है। अब जो एस्पिरेंट्स हैं और भी लोग हैं, चाहे महोबा के हो या कहीं के भी हों, वो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो महोबा से भी ईएस की सपना देख रहे हैं या एएस के लिए देख रहे हैं। तो बेसिक आप क्या उनको देना चाहते हैं मैसेज? मेरा सिर्फ एक ही मैसेज रहेगा, हार्ड वर्क करिए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। शॉर्ट कोई भी तरीका नहीं है। यदि आप जहाँ कमज़ोर हैं उसमें आप अपना पकड़ बनाइए। क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का छात्र था, तो मुझे इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मेरा जो इनिशियल ग्रेजुएशन हुआ है वो हिंदी मीडियम से हुआ है 12th तक। तो बाद में मेरा बीटेक पूरा इंग्लिश में था। तो आप हार्ड वर्क करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, अपने सीनियर से जुड़े रहिए, जो लोग इस स्ट्रीम से हैं उनसे भी जुड़े रहिए। और जब मैं कर सकता हूँ ऐसे गांव से जाके, तो आप कोई भी कर सकता है। ये एग्ज़ाम कोई ऐसा नहीं है कि वो वेल रिच फैमिली से होंगे या हाईली माइंडेड पीपल्स होंगे, हाईली ब्रिलियंट होंगे, वो कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, एक एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है यदि वो सोच ले कि मुझे बनना है। हाँ, आप फेल हो सकते हैं। बोलते हैं कि यदि बालिन सर बोलते हैं हमेशा, उनको शॉर्ट में वी सिंह सर बोलते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि यदि जिस साल नहीं होता जिन बंदों का, वो यही बोलते हैं कि आपका सक्सेस पोस्टपोन्ड हुआ है। अभी आप फेल नहीं हुए हैं, बस आपका सक्सेस 1 साल पोस्टपोन्ड हो गया। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिए, बस परसिस्टेंट रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, अपनी पढ़ाई के प्रति ऑनेस्ट रखिए। आपका किसी ना किसी दिन आप जरूर क्रैक करेंगे, बस ये मोटिवेशन बनाए रखिए। आपने कहा कि बालिन सिंह की बात, सर की बात करी। बालिन सिंह सर हमेशा कहते हैं जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। वास्तव में सही बात है, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, और ये करके दिखाया है विक्रम सिंह जी ने, जो वास्तव में एक छोटे से गांव से आते थे और उन्होंने वो कर दिखाया जो वास्तव में कहीं ना कहीं हम छोटे से एरिया से आने वाले लोगों के लिए ये बड़ी बात होती है। विक्रम सिंह जी ने यूपीएससी के आईईएस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 63 हासिल की, और उन्होंने साफ कहा है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और सही बात है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, और अगर हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। फिलहाल इसी तरीके से और भी हम खास शख्सियतों से आपको रूबरू कराएंगे समय समय पर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड के साथ।